अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। इस वक्त बड़े मामलात में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है सदर मुमलिकत का वो ट्वीट जिस पर गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की, लेकिन उस पर मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितनी आगे तक जाएंगे, ये बात कहाँ तक पहुँचेगी और इस बात के नताइज यानी रिजल्ट्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर मामलात बड़े टेढ़े होते जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी को हटाया और उनकी खिदमात वापस कर दी, लेकिन वहाँ पर उनका भी जवाब सामने आया और उनके सेक्रेटरी वकार अहमद ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपने जवाबात में ये लिखा है कि सदर मुमलिकत को 8 अगस्त के शाम यानी 9 अगस्त अगर कहें तो 9 अगस्त को मौसूल हो गया जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी दस्तावेज़ात और आर्मी एक्ट की तरमीमी तमाम मामलात। लेकिन सदर मुमलिकत ने 21 अगस्त तक अपने दफ्तर में रखा और 21 अगस्त के बाद उसको उसके बारे में कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उस पर कोई नोट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें तरमीम के हवाले से कहा जाए वो लिखी भी नहीं थी। अब ये मामला क्या है, कई लोगों का ये कहना है या उन जो सदर मुमलिकत की अपनी जमात है वो इस पर बड़ी खुशियाँ मना रही है कि इसके बाद ये दोनों मामलात जो हैं ये पार्लिमान और कानून का हिस्सा नहीं है, अभी तक ये कानून नहीं बना। लेकिन ऐसा है या नहीं, इस पर तो ज़रा कानूनी राय और कानूनी माहिर से भी इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो सदर का मनसब है इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि इस मनसब पर बैठकर इस तरह के मामलात को, इनकी पेचीदगियों को या इनकी नज़ाकत को उस तरह से डील करना जैसे होना चाहिए अगर न किया जाए तो इसके क्या नताइज आते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब माहिर कानून हैं, कानूनदान हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, हमारे साथ मौजूद है। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जस्टिस साहब, सर पहले तो सर आपसे ज़रा कानूनी राय लेते हैं ताकि ज़रा हमें भी आगे बढ़ने में आसानी हो। सर एक मामला आर्टिकल 75 का जो गुज़िश्ता रोज़ भी मेरी डिस्कस हो रही थी हसन रज़ा साहब से, उन्होंने कहा जी कि वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि अगर कोई चीज़ पसंद ना आए उस बिल में तो उसके हवाले से कोई नोट लिखकर उसमें कुछ इस्लाही नोट या चीज़ें लिखकर भेजी जाती हैं। फिर वो दोनों जो ऐवान हैं वो उस पर दोबारा से उस पर बहस मुबाहिसा होता है और फिर उसका एक हिस्सा वापस भेजा जाता है। अगला क्लॉज ये बताता है कि सदर के दफ्तर आता है, सदर साइन ना भी करें तो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन जाता है। कैसे है सर ये मामला, क्या है, इतना ज़्यादा पेचीदा क्यों बना दिया गया है? वैसे भी 9 अगस्त को 13 मुख्तलिफ जो तरमीमी बिल थे वापस भेजे थे लेकिन उन पर नोट थे, इन दो बिल पर कोई नोट नहीं लिखा। असल में देखें, हमें देखना यह है कि आर्टिकल 75 कहता क्या है। आपने सही कहा कि ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास या तो साइन तो बिल कानून बन जाता, अगर वो साइन और वापस भेज दे तो फिर वो दोबारा जाता है और जॉइंट सेशन के बाद फिर समझा जाएगा कि ये जो है बिल ये आइन के मुताबिक कानून बन गया है। अब दो चीजें हैं, जब 75 में साफ लिखा है कि साइन जब नहीं करते या नहीं मानते तो वो कोई भी कानून, ये कानून मुल्क का कानून ऐसे आसानी से नहीं बन जाता। प्रेसिडेंट के साइन के बगैर कानून नहीं कहलाता, चाहे पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों ने उस पर मंजूर कर लिया हो कि इसको कानून बनाया जाए, पास कर लिया हो बिल। अब क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन नहीं है तो वापस जब जाता है तो आइन ये कहता है 75 क्लियरली कि जो जॉइंट सेशन होगा उसमें दोनों अगर उसको पास कर देते हैं बगैर तरमीम के या तरमीम के साथ तो फिर वो समझा जाएगा आइन के मुताबिक वो आइन कानून बन गया है। अब यहाँ जो बात, एक बात जिस पे तनाज़ा अब जो मैंने 2 दिन से देखा है वो ये बात तय है कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया। अगर एक कानून को प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, 5-4 दिन छुट्टी आ जाती है ईद की, उस पर साइन नहीं होते या फिर वो बीमार हो जाते, तो इसका मतलब है कि कोई भी कानून 10 दिन पहले दिन तो फिर उनको कहना नहीं पड़ता आइन को। आइन फिर इस तरह से लिखा जाता है कि अगर 10 दिन में वो साइन नहीं करते तो फिर वो कानून बन जाएगा। आइन ने कहीं नहीं लिखा कि वो कानून बन जाएगा अगर 10 दिन में वो साइन नहीं करते। आइन ने तो सिर्फ ये कहा कि अगर वो साइन करते हैं तो कानून बनेगा, नहीं तो वो एतराज लगा के वापस भेजें। तो उनको लिखा जाए कि साहब आपके पास ये हमारा पड़ा है बिल, इस पे आप क्या कहते हैं, या तो आप साइन करके भेजें या आपको जो भी ये लिखें, क्योंकि हमें इसको पास करना है। एक चीज पे दस्तखत ना हो, क्या मैं किसी चीज पे दस्तखत ना करूं वो चीज मेरी कहलाएगी?
वो जब कहलाएगी जब वापस जाके पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट को देखते हैं कि उन्होंने नहीं किया साइन, चले ये कर समझ जाते हैं कि भाई साइन नहीं कर रहे वो 10 दिन में, हम दोबारा रिकंसिडर करके जॉइंट हाउस में भेजते हैं और आप उसको समझा जाए कि कानून है, फिर हम प्रेसिडेंट के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो ना साइन है, ना ही वापस गया है, ना आइन ये कहता है कि 10 दिन में साइन नहीं करेगा तो ये कानून बन जाएगा। आइन तो कहते हैं जब दोनों हाउस उसको पास करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से मैंने ये सुना है कि जैसे आपने कहा कि मैंने ये देखा कि 9 अगस्त को प्रेसिडेंट को मिला है ये। जी बिल्कुल, यही उनके वकार अहमद साहब ने भी यही जी, कहा है अपने जवाब में। जी हाँ। तो 9 अगस्त को जब प्रेसिडेंट को मिला तो 10 अगस्त 19 अगस्त को खत्म होते हैं। तो 18 अगस्त को ये गजट में आ गया। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास 10 दिन भी नहीं हुए थे। और डॉन में या एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आया है कि ये 19 तारीख को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। गलत गलत उनको हुआ, 19 तारीख को साइन कर दिए। अब जो उनके सेक्रेटरी ने कहा है वो तो मानते हैं कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए। जॉइंट हाउस का तो है ही नहीं अभी अवेलेबल। अगर वो होता तो वो जॉइंट हाउस उसको साइन करके पास करके दोबारा, तो फिर वो कानून बनता ना। कानून ऐसे नहीं बन जाते। अब कोई ठीक। भी आइन को ले ले कि जी ये प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है, हमने प्रेसिडेंट को पता ना हो, 10 दिन हो गया जी कानून बन गया। मकसद ये होता है कि प्रेसिडेंट की आंखों के सामने से वो कानून गुजरा हो और उसने साइन किए हो, और जब रिफ्यूज होता है तो वो भी उनके आंखों के सामने से गुजरा है और उन्होंने इसको समझा है कि नहीं, इसको रिकंसिडर किया जाए। फिर दोनों हाउस जब वापस करते हैं, इस जो डीमिंग वर्ड लिखे हैं कि समझा जाएगा, मतलब इसमें डीम, वो देखें आप कानून में लिखा है जब दोनों ऐवान साथ बैठेंगे तो समझा जाएगा कि अलग अलग ऐवानों ने अपने हिसाब से, कानून में तो यही है ना कि यहाँ से बिल पास हुआ असेंबली से तो सेनेट जाएगा, या सेनेट से पास हुआ तो असेंबली जाएगा। ठीक हो गया। 75 में ये है कि जब दोनों साथ बैठेंगे तो उसको समझा जाएगा कि अलग अलग से दोनों हाउस में गया है। तो समझा जाएगा लफ्ज उस वक्त आता है जब दोनों हाउसों को मिलके भी किया चले, गया हो। तो मैं जरा इस पर सर थोड़ी सी बात और भी कर रहे थे। जी अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, क्या मामला है सर? बहुत सख्त कंफ्यूजन है ये तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है सदर के मनसब का, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई तमस्खर बनाना चाहिए था उनको पूरी दुनिया में जगहसाई पाकिस्तान की, क्योंकि वो उर्दू का ट्वीट तो चले वो कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी का ट्वीट करने का मकसद वहाँ सवाए ये कि बैरूनी दुनिया को आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिए बाकायदा उनको हंसने का मौका दे रहे हैं, उनको नित नई बातें गढ़ने का मौका दे रहे हैं, दुश्मनान पाकिस्तान को जो है आप मौके फराहम कर रहे हैं। ये गैर मुनासिब है। जो चीज़ ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, उसको कहीं भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात इसके अंदर है कि सदर पाकिस्तान कोई भोले आदमी है क्या? उनको मालूम नहीं है कि अपने 5 साल के टेन्योर में उन्होंने कितने बिल वापस भी किए और कितने बिलों को साइन भी किया? तो क्या वो ट्वीट के ज़रिए करते रहे? क्या वो सोशल मीडिया के ज़रिए करते रहे? क्या खत क्यों नहीं लिखा? बात तो यह है कि अभी अगर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी जब खत लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इन सारी चीजों को प्रूव कर सकता हूं, तो प्रेसिडेंट साहब ने खत क्यों नहीं लिखा? क्या प्रेसिडेंट साहब जो है फोरेंसिक करवाने के लिए तैयार हैं? क्या उन्होंने फोरेंसिक की दरखास्त दी कि जनाब ये फोरेंसिक के हवाले से आप देखें ना, 2 तारीख और 5 तारीख को बिल जाता है और 10 दिन के अंदर, जहां बिल्कुल जैसे फैसल अरब साहब ने बताया कि जी आइन जो है वो उसको कहता है, तो आइन ये क्या कहता है? अगर फर्ज करें कि सदर साहब अगली दफा भी साइन नहीं करते, उनके पास दोबारा ज्वाइंट हाउस से, तो इसमें आइन कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि जी अब जब ज्वाइंट हाउस में जाएगा तो सदर के दस्तखत नहीं होंगे इस पे। फर्ज करें सदर साहब जो है वो 5 साल ही दस्तखत नहीं करते, तो इसका मतलब है कानून तो कभी भी नहीं बनेगा ना। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है। तो आइन कई जगहों पे खामोश है। देखिए ना, ये अपने जो तशरीह अपनी मर्जी से हम चीजों को मोड़ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि चले ज्वाइंट हाउस में जाएगा और उसके बाद फिर वो सदर साहब के क्या साइन होंगे नहीं होंगे, इसमें आइन कहाँ लिखता है? फिर अगर क्योंकि एक अभी जैसे फैसल अरब साहब ने कहा कि साइन नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो कैसे चीज जो है वो ऑर्डर पास हो जाएगा। तो फिर अगली दफा
जब वो जॉइंट हाउस में जाएगा तो फिर भी साइन नहीं हुए, तो फिर क्या, वो फिर तब मान लिया जाएगा? यानी कि अगर एक जगह कानून कहता है कि साइन के बगैर नहीं माना जाएगा, दूसरी जगह आइन कहेगा कि साइन के बगैर माना जाएगा, मेरे ख्याल में देयर इज अ डायकोटमी इन इट। इसको हमें जो है, इस उबाम को जो है वो दूर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि सदर साहब के मनसब के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं, उसके अंदर वो अल्लाह को गवाह बना के पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह को वो भी गवाह बनाने ट्विटर के पे। आप अदालत में खड़े हैं। नहीं, आप अदालत में खड़े हैं, जो आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात कर रहे हैं। आप ट्वीट के ऊपर ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप किन से माफी मांग रहे हैं? आप किन को एड्रेस कर रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं कि मेरा स्टाफ जो है, आप किसके ऊपर इल्जाम किस पे लगाना चाह रहे हैं? आप उन रियासती इदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जो कि आपके लीडरान जो है, माजी के लीडर जो आपके थे, जो हुकूमत पाकिस्तान के सरबराह थे उस टाइम पे, तो वो जो इल्जाम तराशी वही जो पाकिस्तान के आईनी इदारों के ऊपर, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं। पहले मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर वजीर आजम जो साबिक थे, उन्होंने कहा कि तोशा खाना की घड़ी के हवाले से, भाई घड़ी आपके पास है, आप जो पूछा जाए तो वो एमएस को पूछा जाए, मिलिट्री सेक्रेटरी को पूछा जाए। आपने जब तोशा खाना के अंदर गवाहान की लिस्ट दी थी, तो क्या उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम था? नहीं था। अब ये दूसरे तरीके से जो है ये काम हो रहा है। अब इसके अंदर एक और अरसलान खोकर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कोई और नहीं कर रहा। ये जब सदर साहब की जानिब से एक मज़ाक़ा खेज ट्वीट किया गया, और इसका जो अब जरा देख लें कि शाह महमूद कुरैशी और वो रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर साहब, वो जाते हैं बकायदा ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर के ऊपर, जहां दीगर ममालिक के अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ईयू की जो एम्बेसडर्स हैं, वो वहां मौजूद होती हैं। उनसे मिलने के ये 3 दिन के बाद जो है, ये फिर एक सदर साहब की तरफ से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। ये है खतरनाक बात। इसको आप समझें कि ये वो बात जो साजिश का बयानिया था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ अब्दुल्ला गुल साहब, हाँ, कि कहीं से मतलब शेल्टर लेने की कोशिश की जा रही है? इसका मतलब यह है कि साजिश का बयानिया जो था ना, कि बैरूनी साजिश हुई है, बैरूनी साजिश हुई है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी, 9 मई को भी हुई है और आज भी जारी है। अच्छा, चले, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसके बाद ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये जानना है कि क्या ये कानून बन गया या नहीं बना। अच्छा, फिर जब नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन के 2 दिन गुजर जाने के बाद, यानी पहला दिन भी गया, दूसरा दिन भी गया, फिर सदर साहब को ये याद क्यों आया ये बात करना? ये भी बड़ी अजीब सा एक मामला है, इस पर भी बात करके देखते हैं, ज़रा कानूनी पहलू भी जानते हैं और इसके दीगर मामलात भी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि कुछ सवालात रखे थे, उस पर ज़रा बात करता हूँ। फैसल अरब साहब, सर 2 चीज़ें, एक नोटिफिकेशन हो गया, उसके 2 दिन के बाद इसकी कैसे ज़रूरत पेश आई और कैसे पता चला 2 दिन गुजरने के बाद। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने खुद भी फरमाया कि चले जी 9 को आया तो 18 या 19 तक रहा सदर के बाद, उससे भी ज़्यादा रहा, जो वकार अहमद साहब बता रहे हैं अपने जवाब में कि ये तो काफ़ी, यानी उससे भी ज़्यादा दिन, एक जो महदूद मुद्दत 10 दिन का आप बता रहे थे, उससे भी ज़्यादा सदर के टेबल पे रहा। तो सदर ने क्या देखा नहीं तो फिर तो ये बड़े अजीब सी बात हो जाएगी, बल्कि मैं कहूँगा कि बड़ी सख्त अगर मामलात हों तो ये बड़ी सख्त बात हो जाएगी ये कहना कि सदर ने इसको कोई अहमियत ही नहीं दी, इतने अहम मामले को या बिल को, जहाँ पर बाकी बिलों पर उन्होंने अपने एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिए। फिर ये 2 दिन बाद नोटिफिकेशन के उनको कैसे याद आया ट्वीट कर? देखिए, जो गेजेट छपता है तो वो अखबार में नहीं छपता, या हर गेजेट जो छपता है उसका इतलात क्या फौरन दे दी जाती है? असल में जब अखबार में आया तो प्रेसिडेंट का ये मौक़िफ़ है कि जब अखबार में आया तो मुझे पता चला। अच्छा नहीं, तो फैसल साहब एक चीज़ आपसे जो टीम है, एक तो लीगल टीम है प्रेसिडेंट के पास, पूरी लीगल टीम है, उनके पास एक बहुत बड़ा स्टाफ है, और सदर के पास जब बिल उनके टेबल पे पड़ा है तो ये कैसे हो सकता है कि उनको पता ही ना हो कि क्या हुआ है? नहीं, उनको पता, मैं अज्यूम करता हूँ उनको पता था कि ये दोनों बिल उनके पास आए जी। अगर उनको वापस जाने के लिए जब दूसरे 17 और फाइल दूसरे कानून गए, ये 2 भी भिजवाने थे और वो उनके सेक्रेटरी ने नहीं भेजे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वो रख के बैठ गए 2-4 दिन तक के लिए, तो वो या उस पर नोट जो उन्होंने कहा था कि इस पर बना के लाइए कि मैं इससे नहीं एग्री करता, कुछ भी हो सकता है ना, अभी हमें तो नहीं पता कि अंदर क्या हुआ था प्रेसिडेंट ने।
तो इसीलिए उन्होंने उनको जो फारिग किया वो इसी वजह से किया होगा कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई होगी कि भाई ये वापस क्यों नहीं भेजेंगे टाइम पे। नहीं, लेकिन सर एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि कानून खुद कह रहा है कि जब वापस भेजना हो तो कोई एतराज़ लगाकर कोई नोट होता है साथ, अगर इन पर कोई एतराज़ ना हो और नोट ना हो तो क्या वापस भेजा जा सकता है इस तरह? जी, तो अगर ना, कोई तो एतराज़ ना हो या कोई नोट ना हो तो उसके बाद वापस भेजा जा सकता है। इसका मतलब है अभी तक प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है, और कानून आइन अगर ये कह देता कि प्रेसिडेंट ने अगर 10 दिन तक उसको साइन नहीं करे तो वो कानून बन जाएगा पहली दफा, फिर दोबारा ये कहने की आइन को जरूरत ही नहीं थी कि फिर जी जब दो हाउस बैठेंगे तो फिर, और दोनों हाउस उसको बोलेंगे कि नहीं प्रेसिडेंट के एतराजात अगर हैं तो वापस हम इसको फिर भी मंजूर किया समझा जाए, तो फिर समझा जाएगा। जस्टिस साहब, मेरा सवाल फिर वही, मैं ये कह रहा हूं अगर एतराज की सूरत में कोई नोट, कोई एतराज, कुछ राइटिंग ना हो उसके साथ, तो फिर क्या अखज़ किया जाए? हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ नहीं था, फाइल दोनों बिल वहीं उनके पास पड़े रहे, सेक्रेटरी के पास पड़े रहे या प्रेसिडेंट साहब के टेबल पे पड़े रहे, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या दो बिल जो भेजे गए उनको कानून समझा जाएगा आइन के मुताबिक? अगर दफ्तर में पड़े हुए प्रेसिडेंट के पास, फर्ज करो प्रेसिडेंट साहब 5 दिन के लिए बाहर गए हुए या बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो 10 दिन के बाद उसको कानून समझा जाए, या 10 दिन मुकम्मल होने तक अगर वापस पार्लियामेंट में वापस नहीं आते तो उनको लिखा जाए भाई प्रेसिडेंट साहब आपके पास वो फाइल पड़े, आप उन पे क्या करते हैं, इसको जल्दी कीजिए, हमें कानून बनाना है। ये नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आइन ये तो नहीं कहता कि 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा, वरना तो कई चीजें ऐसी है कि भेज दी जाए और प्रेसिडेंट साहब के सामने पुट अप ना हो 10 दिन तक, और उसके बाद वो आइन बन जाए, कानून बन जाए। तो अच्छा कानून को मजाक सर, से तो नहीं लेना चाहिए, किसी चीज को, किसी बिल को मैं आपकी बात से अग्री, ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, बल्कि सवाल बड़ा वैलिड है और मेरा ख्याल है इस पर ही आज मैं ये कर रहा था कि इस पर ज़रा जानने की आपसे कोशिश करूं। मेरा सिर्फ सवाल जो 75 का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी वो कल हम हसन रज़ा पाशा साहब से बात करें तो उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ा, लेकिन उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पर जो वर्डिंग है उसमें लिखा हुआ है कि सदर जब वापस भेजते हैं तो एतराज़ वगैरह कुछ लिख के भेजते हैं, अगर वो कुछ ना लिखें, कुछ भी नहीं, तो वो जब वापस भेजें फिर उनको फिर ये समझा जाएगा कि जी उनको एतराज़ है पूरे बिल पे, तो यही एक चीज यही हो सकती है ना सर। ये भी तो समझा जा सकता है क्योंकि यह इबाहम है कि उनको एतराज ही नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने साइन किया ना कोई नोट लिखा, तो साइन हो जाते हैं ना। आप प्रेसिडेंट के ऑफिस को ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि उनको एतराज भी नहीं है और वो साइन भी नहीं कर रहे। लॉजिक क्या कहती है कि मुझे एतराज भी है और एतराज नहीं भी और मैं साइन भी नहीं कर रहा किसी भी चीज पे, ये कभी हो सकता है? जब भी होता है कि या तो सामने नहीं पुट अप हुआ या उन्होंने कहा अपने सेक्रेटरी को कि जी इस पे एतराज लगा के भेजिए और फिर वो आगे से नहीं किया गया और प्रेसिडेंट साहब ने उसको फॉलो नहीं किया कि ये वापस वहां पहुंचा ही नहीं पहुंचा है, क्योंकि फिर बाद में असेंबली ही नहीं थी तो वो कानून पुटअप होने की जल्दी क्या थी किसी के पास? प्रेसिडेंट ने सोचा होगा अब तो असेंबलियां भी नहीं है और मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा पुटअप करो एतराज के साथ। अच्छा, ये तो बड़ी सर यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पहले कम आईनी बहरान थे कि ये एक नया मामला खड़ा हो गया है कि कहाँ पर कानून खामोश है, कहाँ पर कानून वाज़े है, ये एक नया मसला खड़ा हो गया। टाइम देना चाहिए था ना, तो 10 दिन जो लिखे हैं, अब आप इलेक्शन के भी कहते हैं कि 90 डेज पे आगे क्या लिखा है कि ना हुआ, तो अब इसको भी कोई कहेगा कि 10 दिन हो गए, तो क्या ऐसी बात नहीं है। 10 दिन में प्रेसिडेंट के पास है कि कंसिडर करें, अगर वो किसी वजह से बगैर अभी तक साइन भी नहीं करते और कंसीडर भी नहीं करते और आता नहीं है तो उनको एक रिमाइंडर लिख देते कि जनाब ये बिल आपके टेबल पे पड़ा है, इसको इसमें क्या है, कानून बनने जा रही है कोई एक बिल। अच्छा, मैं अगर सर आपसे एक चीज कैटेगोरिकली पूछूं, फिर मैं जरा अब्दुल्ला गुल साहब, क्या हम इसको अब कानून समझें या ना समझें, ये पूछना चाह रहा हूं। जस्टिस फैसल अरब साहब, क्या हम इसको कानून समझें या ना समझें, क्या करें? जी मैं तो मैं देखिए ना, किसी चीज को कानून मुल्क के कानून को ऐसा आराम से समझा जाए कि जी एक फाइल चला जाए प्रेसिडेंट के पास, 10 दिन के बाद उसको समझा जाए कि कानून बन गया। ये चीज देखिए, जो आइन का रास्ता है कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, वापस उनसे ले लिया जाए कि भाई आप एतराज करते हैं, अगर आपने या साइन करते हैं करके भेजिए, नहीं करते तो दोनों हाउस को फिर मिल के बैठ के फिर जाके समझा जाएगा। देखिए ना, वर्ड है, आप मुझसे सवाल ये कि इसको समझा जाए कानून,
तो आइन ने तो लिख दिया है 2 जगह कि कब समझा जाएगा। लिखा है समझा जाएगा कि दोनों हाउस ने अलग अलग पास किया है, और समझा जाएगा कि ये आइन का के मुताबिक कानून बन गया है। वो जी, जो 75 की अगली क्लॉज ये वो बताती जॉइंट है। सेशन के बाद का है। बिल्कुल ठीक। जॉइंट सेशन के बाद ही के लफ्ज है कि समझा कब जाएगा। ओके सर, इससे ओके, पहले यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी नज़र में अगर मैं देखूं तो आप ये समझते हैं कि अभी तक ये मामलात वैसे के वैसे ही हैं। अभी कानून चूंकि जो आपने प्रोसीजर बताया उसको अगर देखो। जी अब्दुल्ला गुल साहब। नहीं, मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर बहुत सारे लकूने हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेसिडेंट हाउस है, कोई रास्ते में चलता हुआ होटल नहीं है, जिसके ऊपर कोई चीज़ का हिसाब ना हो। ये कोई ड्राइवर होटल नहीं है। आपका जो प्रेसिडेंट हाउस होता है, उसमें सेक्शन ऑफ़िसर होता है, उसके पास डाक आती है। डाक इन होती है, डाक आउट होती है। उसके बाद उनको सेक्रेटरी इसीलिए होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट के पास या बड़े ऑफ़िसेज़ के अंदर स्टाफ इसीलिए रखा जाता है कि वो आपको रिमाइंड कराता है। और अगर ये छोटी-सी बात है कि अगर आप अदालत में जाएँ और फ़र्ज़ करें आप किसी वजह से गैर हाज़िर हो रहे हैं अपनी पेशी के ऊपर, तो आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है। प्रेज़िडेंट साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कैसे अज़्यूम अगर ये अज़्यूम किया जा सकता है कि उनको पूरे बिल के ऊपर एतराज़ है, तो ये क्यों नहीं अज़्यूम किया जा सकता कि उनको पूरे बिल पे कोई एतराज़ नहीं है? और ये अज़्यूम अगर असम्पशन की बुनियाद पे प्रेज़िडेंट ऑफ़िस ने चलना है, तो अल्लाह ही रहम फरमाए। अच्छा, एक फिर और भी सबसे बड़ी चीज़ है बात ये अब्दुल्ला गुल हाँ, साहब, एक और चीज़ है। जब वक़ार अहमद साहब अपना जवाब दे रहे हैं ना, तो उन्होंने ये कहा है कि ना तो कोई एतराज़ था और ना ही इसको प्रॉपर तरीके से वापस भेजने का कहा गया। अच्छा, ये भी बड़ी अब टेक्निकल अजीब सा मसला है। बीच में ये कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 है, वो ऐवान सदर को मौसूल भी हुआ। 9 अगस्त को सदर को दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल से मुतालिक हक़ाइक़ से पूरी तरह आगाही ली, यानी वो आगाह थे। जी, मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना 18 तारीख को गज़ट आ गया। डेली इवेंट रिपोर्ट होती है, बाकायदा प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाती है। जितने भी अहम ओहदे होते हैं, उनके पास डेली इवेंट रिपोर्ट यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे क्या हुआ, वो उसके कैसे इग्नोर कर दिया प्रेज़िडेंट साहब ने? उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने अखबार से पढ़ा। इतने मासूम, इतने भोले हैं वो, कमाल कर दिया है। देखिए ना, बात ये है कि आप जो है फिर 19 तारीख को एक्सपायर हो रहा था, आप 20 तारीख को ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले आपने कितनी दफ़ा ट्विटर के ऊपर जो है सरकारी मामलात जो है वो डिस्कस करने शुरू किए। अच्छा, ये मैं भी ज़रा देखने सर वाली इस पे बात है। फिर थोड़ा-सा ये एक एक डिफरेंट और चीज़ एक आपसे पूछना एक चाहूँ दोनों हज़रात से, अब्दुल्ला गुल साहब आपसे भी और जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब से भी, दोनों से एक चीज़। फैसल अरब साहब, क्या ये मामला अब अदालत जाता है, जैसे चला गया सुप्रीम कोर्ट, अब ये जी, होगा क्या? अदालत इस पे फैसला दे सकती है? बिल्कुल, क्योंकि एक तनाज़ा अगर हो जाए आइन की किसी शिक की इंटरप्रिटेशन का, तो ये तो हक तो अदालत का ही है ना, कि 75 क्या कहता अच्छा सर, है। इससे 2 पहले जो सूरतें हैं ना, एक 2 तशरीह वाला देखिए 2 मामला था, सूरतें हैं। देखिए फैसला नहीं 2 दिया सूरतें था, हैं ना, या तो बल्कि साइन वापस भेज करेगा दिया या था। वापस भेजेगा। अभी तीसरी चीज़ आ गई कि जी ना उन्होंने साइन किए, ना वापस भेजा। तो फिर क्या? आइन तो इस पर नहीं कहता कि 10 दिन पूरे होने पे वो बिल समझा जाएगा। तो ना तो साइन है, ना ही वापस भेजा गया है। ये अज़्यूम कर लेते हैं, दोनों बातें हैं ये बात, कि ना ही साइन है, ना वापस भेजा हुँ। गया, तो कानून बन जाएगा। फिर तो प्रेसिडेंट के ऑफिस को फिर भेजने की बनाने की ज़रूरत भी नहीं। जब 10 दिन की बात है, वो करे ना करे, वो कानून बन जाए, तो फिर प्रेसिडेंट को भेजने की क्या ज़रूरत है? हुँ। तो जी, इंटरप्रिटेशन फिर अदालत करेगी कि दोनों सूरतों में, जैसे भाई कह रहे थे, वो उनका भी व्यू पॉइंट कोर्ट ले, या जो मैं समझ रहा हूँ आइन को, लेकिन मेरे नज़र में समझा जाएगा सिर्फ जॉइंट सेशन के बाद के अल्फाज हैं। ठीक है, इससे यानी आप कह रहे हैं जो 75 के बाद की एक क्लॉज़ है, जो ये कहती है कि जब वापस जाता है तो दोबारा जॉइंट सेशन होता है, उसके बाद उसमें तरमीम हो या गैर तरमीम शुदा हो, जी हाँ, फिर जी वो हाँ, कानून बन जाएगा, जी हाँ। वरना नहीं बनेगा। देखिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर का सब्स्टिट्यूट जॉइंट सेशन है, और कुछ नहीं है आइन के मुताबिक। ठीक हो गया। यहाँ प्रेसिडेंट के साइन पे नहीं है और सब्स्टिट्यूट भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो फिर आप उसको फिर भी कानून समझें, वो फिर अदालत का काम है। मेरे नज़र में ये कानून नहीं बनता। जी, अब्दुल्ला गुल साहब, फिर अदालत ये फैसला करेगी?
देखिए, अदालत के ऊपर हर चीज़ डाली जा रही है, ये भी एक और फैसला सही, लेकिन कानून तो ये बन गया, तभी गज़ट के अंदर शामिल हो गया। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो ज़ाहिर है उसमें बड़े माहिर कानूनदान बैठे हुए हैं, कानून तो ये बन गया। दूसरी बात ये है कि इसके हवाले से आज बाकायदा एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब को भी जो है वो उनकी तकर्री कर दी गई इस हवाले से, और वो इस जितने भी फ़ौजी मामलात के अदालत है उसको देखेंगे। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि प्रेज़िडेंट साहब के पास इसलिए भेजा जाता है, और बड़ा उसकी वाज़ेह वजूहात हैं कि प्रेज़िडेंट साहब के पास क्यों भेजा जाता है, ताकि अगर उनको कोई एतराज़ हो, कोई उनको दिक्कत है, कोई उनका एक इसके अंदर राय है, उसको शामिल किया जाए। लेकिन वो तहरीरी तौर पर, अगर वो 10 दिन में नहीं करते, तो इट इज़ ऑटोमैटिकली अंडरस्टूड, इट इज़ डीम्ड। ये बाकायदा आइन ने लिखा है, मैंने तो लिखा कोई नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो तौकीर साहब हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो क्या बोल रहे हैं? बड़ा वाज़ेह बता रहे हैं कि मैं इसको सबूत पे जो है वो इसके साथ साबित कर सकता हूँ। हम्म। प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक इंक्वायरी होल्ड करने के लिए क्यों नहीं कहा? उन्होंने तौकीर साहब को ट्रांसफर कर दिया अपने यानी कि दफ्तर से, उन्होंने उनका जो है इखराजनामा डाल दिया। लेकिन ये क्या वजह हो गई कि उन्होंने अभी तक जो है वो इंक्वायरी करने के लिए कोई लेटर नहीं लिखा? ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर समझने वाली बात है, क्योंकि जो आदमी, आपने अभी पीटीआई की पुरानी आप क़यादत को देख लें कि जितने भी लोगों की ऑडियो या वीडियोज़ आई, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा फोरेंसिक करवा लो, इंटरनेशनल इदारों से ही करवा लो। क्यों हम्म। नहीं कहा? क्योंकि वो वीडियोज़, वो जो ऑडियोज़ थी, उनके अंदर हक़ाइक़ मौजूद हैं। इस वजह से फोरेंसिक नहीं करवाना चाहते। प्रेज़िडेंट साहब ने इंक्वायरी के लिए दरख़्वास्त लिखें, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। वो कोई मामूली बात नहीं है, हम्म। ये एक बहुत अहम मामला है। और आप सदर के ओहदे के ऊपर आके अगर आपने सोशल मीडिया के ज़रिए शोहरत हासिल करनी है, आई एम सॉरी, देन फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान का खुदा हाफ़िज़ है, क्योंकि अगर सदारत, कसर सदारत के अंदर से ऐसी जो साज़िशें हैं, चले, उनको अगर बुना आपकी जाएगा, इसी तो बात का फिर मैं ज़रा हालात जवाब भी ख़राब ले हो लूँ, जाएंगे। चूँकि यही एक अहम मैटर है। जस्टिस साहब, जो सदारती ओहदा है, उस मनसब पे बैठ के सोशल मीडिया के ज़रिए अगर ये बात करें, तो उससे बेहतर नहीं कि कोई प्रेस रिलीज़ जारी की जाती, कोई इंक्वायरी खोली जाती? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए खुद भी? देखिए, इंक्वायरी खोली जाए ना खोली जाए, प्रेसिडेंट साहब ने इस तरह से करना था या उस तरह से करना था, उसके बेसिस पे कानून बन गया या नहीं बन गया, नहीं दारोमदार नहीं है। दारोमदार ये है कि प्रेसिडेंट के साइन नहीं है और जॉइंट सेशन नहीं है, ठीक। दोनों नहीं है। क्या उसको समझा जाएगा? जबकि समझा जाएगा 10 दिन एक्सपायरी पे, कानून आइन में नहीं लिखा। लेकिन अब ये अदालत फैसला कर सकती है। अदालत के पास इतना पावर है कि कानून को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया ना। नोटिफिकेशन या गजट नोटिफिकेशन क्या चीज़ है कि अगर वो कानून के मुताबिक नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, हाँ, आइन के मुताबिक कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ स्ट्राइक डाउन हो सकती है। अच्छा सर, अगर मैं ये आपसे जानूं कि पार्लियामान से बना जो कानून है, प्रेसिडेंट का तरीकाकार क्या है, उसको उसकी वजह से आइन, कोई कानून बन जाएगा या कानून को नफी हो जाएगी, वो नहीं होता। कानून को, उसका जो लिटमस टेस्ट है वो आर्टिकल 75 है कि बगैर साइन के और बगैर जॉइंट सेशन के कोई कानून बन सकता है अगर प्रेसिडेंट ने 10 दिन से ज़्यादा अपने पास रख लिया। ठीक है। लास्ट आपसे अब्दुल्ला गुल साहब, आपका लास्ट व्यू। कानून फैसल अरब साहब के मुताबिक ये कानून अभी नहीं बना। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, अगर फ़र्ज़ करें कोई इमरजेंसी हो जाए, सदर साहब को पता चले कि इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे ऊपर जो है वो फेंकने का फैसला कर लिया, और पाकिस्तान उसके बदले में उनसे इजाज़त चाहता है, बीइंग द सुप्रीम कमांडर, के जनाब आप न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो लेके रखे बैठे रहते हैं और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते, फिर क्या होगा? आइन इसके मुतल्लिक क्या कहता है, वो भी हमें पता होना चाहिए ना। इसका मतलब है आइन जो है वो कोई हर्फ़े आखिर नहीं है, कुरान मजीद नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। अगर कुरान मजीद होता ना, तो फिर उसके अंदर तरमीम कभी भी ना होती। इसी वजह से 1400 साल से कुरान मजीद में ज़ेर ज़बर की भी तरमीम नहीं है, और आइन में मुतअद्दिद तरमीमें हो चुकी हैं। अगर मुल्क की सलामती का मामला आएगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आएगा, आपको क्या पाकिस्तान का अंदर सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का मिलिट्री एक्ट नज़र आ रहा है? क्या अमेरिका के अंदर पेट्रियट एक्ट नहीं बना था 9/11 के बाद? क्या अमेरिका के अलावा जो है यूरोप के अंदर, और बरतानिया जिसके अंदर कभी डंडे के अलावा पिस्तौल रखने की भी इजाजत नहीं थी, क्या वहाँ स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स नहीं बने? एक बात वाज़ेह कर दूं जी। इमरजेंसी की बात करें, पेट्रियट एक्ट में भी टाइम लगा था, लेकिन ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आइन इस बात की भी इजाज़त देता है कि आप कोई एक्ट बहुत इमरजेंसी में करना हो तो आप बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी में आप कर लें,
कानून की वैलिडिटी बाद में भी ले सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली आप उसको वैलिडेट, उस एक्शन को कर सकते हैं अगर वो आइन और कानून के मुताबिक मुताबिक है अंदर तो रह के ठीक हो है, गया सर। तो ठीक, उसको आप बहुत पीछे भी शुक्रिया, कर बहुत सकते शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान के कुछ अहम और बढ़ते हुए मसाइल है उस पर। वेलकम बैक जी। मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि अहम मामले पर आपकी ज़रा जो तवज्जो है मबजूल करवाएं, वसाइल की तकसीम और पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान के मौजूदा मौशी और माशरती मसाइल पर अगर नज़र डालें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि हमारे मुल्क की आबादी के लिहाज से रियासत के पास मतलूबा वसाइल मौजूद नहीं। 7वीं मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 99,431 तक जा पहुँची है, जबकि आबादी में इजाफे की शरह 2.55% है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बन चुका है। इस हिसाब से अगर देखें तो आबादी में तेज़ी से इजाफा और वसाइल में तेज़ी से कमी पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक मसला बन चुका है। बढ़ती हुई आबादी हो और वसाइल की कमी का सामना हो, मसला विफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर सरे फहरिस्त होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं। पानी, खुराक, रिहाइश, रोज़गार और तालीम वगैरह जैसी बुनियादी ज़रूरियात का इंतज़ाम भी आबादी के हजम के मुताबिक होना चाहिए। जिन ममालिक में ऐसा नहीं होता वहाँ जराइम और खाना जंगी की आग झुलसना शुरू हो जाती है। उन माशरों के मसाइल बिल्कुल उसी तरह हो जाते हैं जैसे कि कई अफ्रीकी और लातीनी ममालिक के हैं। इसके बरक्स जिन ममालिक ने बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखकर अपनी पॉलिसियाँ मुरतब की, वो मगरबी ममालिक की तरह पुरअमन और तरक्की की राह पर गामज़न है। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने 10 करोड़ आबादी को गुर्बत की दलदल से निकाला। चीन ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान गुर्बत के खिलाफ लड़ाई में 1.6 ट्रिलियन युआन की सरमायाकारी की। चीन ने अपनी आबादी की सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया और अपने मुल्क में सनत और ज़राअत के शोबों को बढ़ावा देकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा किए। इसी तरह चीन की आबादी बड़ी तेज़ी के साथ गुर्बत के चुंगल से निकलती चली गई। मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर ने भी इसी तरह की पॉलिसीज़ को अपनाया और आज उन ममालिक का शुमार खुशहाल ममालिक में होता है। अगर हम मुल्क बांग्लादेश का जायज़ा लें तो जब ये मुल्क पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उस वक्त इस मुल्क की आबादी बढ़ने की शरह 5.5% थी। बांग्लादेश ने बराह रास्त आबादी को कम करने पर कोई काम नहीं किया, बल्कि अपनी आबादी को मुआशी खुद मुख्तारी दी और लोगों को खुद इंतखाब करने का हक दिया। बांग्लादेश ने सनतों को फ़रोग़ दिया और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली। ये मुल्क लैपटॉप, कंप्यूटर भी मकामी तौर पर ही तैयार करता। यही वजह है कि आज बांग्लादेश मईशत समेत कई शोबों में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आबादी को कम या ज़्यादा करने का मसला नहीं, बल्कि सारा मसला वसाइल की कमी का है। लिहाजा ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिसमें बढ़ती हुई आबादी पर इस तरह से सरमायाकारी की जाए जिसमें हर किस्म के लोगों के लिए मुआशी मौक़े फराहम किए जा सकें। पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी 30 साल की उम्र से नीचे की है, जिसका मतलब यह है कि आपके मुल्क के अंदर एक ताकतवर लेबर मार्केट बनाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। इसी तरह ज़राअत और सनत को भी पाकिस्तान में जंगी बुनियादों पर फ़रोग़ देकर बढ़ती हुई आबादी के लिए वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर काश के कोई काम कर ले या आने वाले दिनों में काम हो जाए तो हमारे बहुत से जो बड़े मसाइल हैं जिसमें मईशत है और आम आदमी की भी माशी हालत है, वो दोनों का हल पिना है। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।